तो आप सभी का मेरे चैनल विकास में स्वागत है। आज हम मालवा के पठार की भू आकृतियों के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो ये बात क्यों करने जा रहे हैं इसके बारे में आप जानते हैं, क्योंकि ये सिलेबस में दिया हुआ है। ये निर्माण IAS की बुक में छूट गया था, तो हम इस टॉपिक को इसी कारण लेने जा रहे हैं ताकि हम इस टॉपिक को पूरा कर सकें। ठीक है, तो हम इस टॉपिक में स्टार्ट करते हैं। मालवा की भू आकृति है। ठीक है, तो मालवा की भू आकृति को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले तो हम इसमें देख रहे हैं जैसे कि, तो इसमें क्या देख रहे हैं, सामान्य परिचय क्या है। मालवा नर्मदा नदी के उत्तर में दक्कन ट्रैप से आवृत भूभाग है। कैसा है? नर्मदा नदी के उत्तर में ऊपर दक्कन ट्रैप बनाते, दक्कन ट्रैप से आवृत भूभाग है। ठीक है, पहला पॉइंट अपना ये हो गया। और दूसरा, भूवैज्ञानिक रूप से मालवा का पठार विंध्य श्रेणी के उत्तर में ऊपर में एक ज्वालामुखी से क्रिया द्वारा निर्मित ऊंचे भूभाग के रूप में जाना जाता है। अपन ये क्यों कह रहे हैं कि अपन ने देखा कि जो अपना इस मालवा का पठार मिलता है यहाँ पर इस प्रकार से, किससे मिलता है? ये अपना महाराष्ट्र से मिलता है। ठीक है, इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 500 से 800 क्या है मीटर है। इसका क्षेत्रफल है, अपन याद कर सकेंगे, 88, 2/3 है तो क्या होगा? 222 किलोमीटर। ठीक है, अपन इसको याद रख सकते हैं। अब इसके आगे देखते हैं, आगे क्या, इसकी भू आकृतिक विश्लेषण किया अपन ने। तो इसका भू आकृतिक विश्लेषण क्या किया? क्रीटेशस के अंतिम समय में दक्कन ट्रैप का निक्षेपण हुआ, मतलब निक्षेपण में उसका छनना। यह ज्वालामुखी क्रिया बहुत बड़े पैमाने पर हुई। यह ज्वालामुखी छोटे पैमाने पर तो कम होता, बड़े पैमाने पर मतलब बहुत ही अधिक मात्रा में फैला, तथा दक्कन के पठार का अधिकतर पश्चिमी भाग इन्हीं ज्वालामुखी चट्टानों से ढका है। तो जिसका दक्षिण का भाग था जो कहाँ है, इन्हीं चट्टान ढका। मालवा पठार के दक्षिणी हिस्से में धरती के अंदर, दक्षिण माने धरती के अंदर, इसकी मोटाई अधिकतम है। तो इसकी अपन लगाएंगे, इसकी मोटाई अधिकतम कहाँ पर है, तो अपन को ध्यान रखना है दक्षिणी हिस्से में। ये अपन को याद करने वाली चीज़ अच्छी है। ठीक है, तो इसके आगे देखते हैं चट्टान क्या है। इस प्रकार का अस्तित्व क्रेटेशियस युग के अंत में तथा ईओसीन युग के प्रारंभ में संभव हुआ। तो अपन को याद रखना है इस चट्टानों का प्रारंभ कब हुआ। अपन जानते हैं क्रेटेशियस युग था के अंत में और ईओसीन के पहले, क्योंकि उसका अंत उसी के बाद तो शुरुआत होगी। ठीक है, जब तैतीस सागर से हिमालय का निर्माण हो रहा था, जब 33 भूषण नीति अपन जानते हैं हिमालय बनना था, तो 33 क्या था, एक सागर था, उसमें क्या मलबा आता गया जमता गया, उसमें उफान आया। जैसे कि हम चूही को जानते हैं, चूही क्या होती है, जमती जाती है तो वो ऊपर की ओर उठती जाती है। तो इसी प्रकार से हिमालय भी क्या है, हर साल मतलब उसकी जो लंबाई 8,850 क्या मानते हैं अपन उसको, फुट मीटर में मानते हैं, 8,850 मीटर है। तो वो क्या है, हर साल 2 मीटर बढ़ता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से इसका निर्माण हुआ। विंध्य शैल समूह की सतह पर दक्कन ट्रैप निक्षेपित हुआ और उसकी स्थलाकृति क्या हुई, घाटियाँ, पहाड़ियों आदि ट्रैप से ढक गए। ठीक है, तो क्या निक्षेपित होने का ढक गए। इस प्रकार अपर्दन के पश्चात मालवा के पठार के बीच बीच में विंध्यन शैल की पहाड़ियाँ व गहरी घाटियाँ दिखने लगी हैं। पहाड़ियों के बीच घाटियाँ कितनी गहरी हैं यह कहना कठिन है। कठिन है क्यों है? क्योंकि इसका अपने अनुमान नहीं लगा पाए कि कितनी गहरी हैं, क्योंकि वे ट्रैप से पूरे थे। मतलब ट्रैप हम जानते हैं, मतलब उसमें अभी भी चलता जा रहा है, कितनी गहरी हैं, कितना ऊंचाई ले रही हैं और कितना कम कर रही हैं। ठीक है, तो वो चलता जा रहा है। कहीं कहीं पर विंध्यन शैल समूह से बनी सूखी घाटियाँ दिखती हैं, जैसे सागर के निकट क्या लिखा है, गढ़ पहरा में। ऐसी घाटियाँ दक्कन ट्रैप्स के बिछने के पूर्व बनी हैं और ट्रैप के कटने के बाद पुनः सतह पर दिखने लगी हैं। इन आवृत्तियों के क्षेत्र में कि देखिए जाता है, दक्कन ट्रैप का निक्षेपण समतल तटों के रूप में हुआ, मतलब समांतर के रूप में हुआ। तो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, किसके रूप में हुआ है? समतल तटों के। ठीक है, समतल तटों के रूप में हुआ है। ठीक है, मालवा पठार की स्थलाकृति, बनावट एवं विशेषताएं। तो हम इसकी विशेषताएं एवं बनावटों को जानते हैं। मालवा पठार उच्च प्रदेश के अन्य भागों के समान दक्षिण सीमा पर अधिक ऊंचा है। तो क्या है, दक्षिण सीमा धरती के ऊपर के अधिक ऊंचा है, जहाँ इसकी ऊंचाई 800 मीटर तक है। अपन जानते हैं 800 मीटर तक मालवा पठार की ऊंचाई है या इससे अधिक मिलती है। यहाँ से उत्तर की ओर हल्का ढाल है, मतलब अपन इसमें ढाल देखते हैं तो इसका उत्तर की ओर कैसा है, ऊपर से कैसा ढाल है, ऐसा ढाल बनाता है। ठीक है, उत्तर की ओर हल्का ढाल है। ठीक है, अब इसके आगे देखा अपन ने, इसके उत्तर की ओर हल्का ढाल देख लिया, ढाल है। ठीक है, विभिन्न तटों पर मोटाई एवं कठोरता के अनुरूप है। अब क्या है, अपन ने देखा कि कहीं पर ऐसा मोटाई हो रही है
ये ऐसी, और कहीं पर कैसी कठोरता भी है। ठीक है, तो अपन इसमें देखें, ऊंची पहाड़ चपटी पहाड़ियों के रूप में है, निरंतर अपर्दन मतलब उसका कटाव होता जा रहा है। जी है, तो इसको छाना यहाँ से छनता जा रहा है, तो क्या कटाव के कारण सतह से ककरीली लेटराइट मिट्टी मिलती है। तो क्या इसका कटाव हो रहा है, इससे जो मिट्टी निकल रही है, ये भी मिट्टी निकलती हुई जा रही है, मिलती है, जो अत्यधिक अनुपजाऊ और खेती के लिए अयोग्य है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई तत्व नहीं पाया जाता, मगर जो खेती के लिए आवश्यक होती है, इसलिए कैसी अनुपजाऊ है। ठीक है, यहाँ तक मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसके आगे हम और देखते हैं, इसके नेक्स्ट था और बचा हुआ है, तो इसको देख लेते हैं। मिट्टी, मिट्टी यहाँ पर कौन कौन सी मिट्टी जानी है। मालवा के पठार में काली, अपन जानते हैं काली, भूरी और पथरीली मिट्टी पाई जाती है। ये अपन को याद रखना है, कौन कौन सी काली, भूरी और पथरीली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। इसके बाद ज्वालामुखी द्वारा निर्मित हुई काली मिट्टी है। मैं लोहे की मात्रा पर जानते हैं, Fe माने लोहा, लोहा की मात्रा अधिक है, नमी धारण करने की उच्च क्षमता होती है। तो क्या इसमें लोहा होगा, तो अपन देखा है जैसे कि लोहा को अपन जानते हैं, तो लोहा में क्या होती है, नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है, तो लोहा अधिक नमी धारण कर सकता है। ठीक है, पठार के ढलानों पर गोलाभ अक्षय देखने को मिलता है। दक्कन ट्रैप के ठंडा होने पर उनमें असंख्य दरारें पड़ गई हैं, जिनसे क्या होकर पानी चट्टानों के भीतरी भाग तक पहुंचने लगा और ऋतु क्षरण हुआ है। मालवा पठार के ढलानों में क्या होता है, अपरिदित पदार्थों की पेटी को मालवा ढलान कहते हैं। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट बन सकता है, अब मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, तो आप इसको देख सकते हैं। क्या लिखा गया, अपरिदित पदार्थों से पेटी को मालवा ढलान कहते हैं। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, ये आप इसको देख सकते हैं जैसे कि इसमें। तो इसके आगे देखते हैं अपन, इसके दक्कन ट्रैप ठंडा होने के दरारों में क्या हुआ है, षटकोणीय बनावट मिलती है। क्या 7 कोण कैसे होंगे, 7 कोण, 1 कोण, 2 कोण, 3 कोण, 4 कोण, 5 कोण, 6 कोण, और इस षटकोणीय ऐसी आकृति अपन को मिलेगी उसमें देखने को। ठीक है, तो इसके 7 कोण आपके दिख रहे हैं, 1 कोण ए, दूसरा ए, तीसरा ए, चौथा ए, पाँचवा ए, छठवा ए। ठीक है, इसके 7वां। ठीक है, 6 कोण हो चुके अपन, षटकोण आकृति अपन को मिलती है। इसके बाद अपन आगे देखते हैं, चंबल नदी छिप्रा इसकी नदियाँ हैं, ये मालवा पठार से काट ऊबड़ खाबड़ बना देती हैं। जब ये निकलती हैं तो क्या अपने मार्ग में कोई ऐसे बह रही है, कोई इधर की साइड बह रही है, कोई इधर की साइड ऐसे बह रही है, कोई इधर की साइड बह रही है, तो कोई इधर की साइड बह रही है, नर्मदा बह रही है उधर की साइड, आप जानते हैं नर्मदा को। ठीक है, कोई नीचे की साइड बह रही है, कोई ऊपर की साइड। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन देखा मैदान देखा अपन ने। इसका मैदान क्या है, समतल है इसका मैदान, बुंदेलखंड बघेलखंड पर स्थित है। इधर अपन जानते हैं, इधर बुंदेलखंड है और इधर ये बघेलखंड है, अपन जानते ही हैं। ठीक है, जो इसकी सीमा बनाते हैं बुंदेलखंड अपन जानते हैं, उत्तर प्रदेश में इसका बहुत सा भाग आता है। ठीक है, तो मैदान में इसकी ऊंचाई को देखते हैं, तो समतल है, तो इसका समतल में ऊंचाई कैसी होगी, समान होगी, तो इसकी अपन 250 मीटर मान लेते हैं फिर भी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। तो अपवाह पठार आमतौर पर उत्तर की ओर ढाल वाला है। कहता उत्तर मतलब ऊपर की ओर ढाल वाला है। ठीक है, पठार की पश्चिमी भाग में माही नदी पश्चिम बन जानते हैं। पश्चिम क्या होता है, सूर्य इधर से उगता है, तो पश्चिम ये है। यहाँ पर कौन सी नदी है, माही नदी। ठीक है, पश्चिम में माही नदी। ठीक है, माही नदी तथा चंबल नदी के पूर्व में बेतवा, दसान और कीन आदि नदी प्रभावित होती है। तो मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को शेयर कीजिए, जिसके कारण हमको और सब्सक्राइब मिले। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो। धन्यवाद। ये आपको निर्माण IAS की जो बुकलेट्स में छूटा हुआ था, मैंने आपको वो क्लियर करवाया, तो अब मैं आशा करता हूँ आपको ये बहुत अच्छा लगे। ये निर्माण IAS की बुकें हैं, मैं आपको दिखा दूँ, ये वेरी ब्रांडेड बुकें हैं, आप इनको ज़रूर फॉलो कर सकते हैं। ये बुकों को आप देख पा रहे हैं, ये भारत के ये पॉलिटी की, नीति शास्त्र की, जैसे कि भारतीय विचारकों की, लोक प्रशासन की, तो ये बहुत अच्छी बुकों को उन्होंने छापा है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बुकों का खाका है अपने पास, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये बुक और हैं, और भी अधिक बुक छापी है, मैं आपको पूरी बुक का पॉइंट ऑफ व्यू और भी बता दूंगा। ठीक है, तो आप इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ अच्छा लगा हो। जय हिंद दोस्तों।